हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। और जिसके नाम से ही चैप्टर का नाम रखा गया है वही थ्योरम लेके आए हुए हैं, गॉस की प्रमेय। आज हम लोग गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे और इतने अच्छे तरीके से करेंगे, इतने मक्खन तरीके से करेंगे कि ये आज आपको देखते देखते ही पूरा का पूरा समझ में आ जाने वाला है। तो गॉस की प्रमेय आज हम पढ़ेंगे। तो पहले गॉस की प्रमेय को हम उसकी आउटलाइन बता देते हैं और गॉस की प्रमेय है क्या, था क्या और उसे कैसे सिद्ध किया गया, ये तो हम आगे करेंगे। पहले हम गॉस की प्रमेय को समझते हैं, क्या है, किस कॉन्सेप्ट को लेके गॉस ने अपना प्रमेय बनाया और कैसे बनाया। तो गॉस ने कहा, कल्पना किया कि अगर कोई आवेश होगा तो आवेश होगा एक या एक से अधिक, कितने भी आवेश क्यों ना हो, इधर उधर कितने भी आवेश क्यों ना हो, अलग अलग आवेश होंगे या एक आवेश हो। तो अगर आवेश है तो आवेश के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी और चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने से वैद्युत फ्लक्स की कल्पना होती है, वैद्युत फ्लक्स हम प्राप्त करते हैं। तो गॉस ने किया गया था, गॉस ने कल्पना किया था, गॉस ने किया कि आवेश होगा, आवेश से बंद पृष्ठ होगा और बंद पृष्ठ से, अगर बंद पृष्ठ आवेश है तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उससे बल रेखाओं के गुजरने से जो है वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। और इन वैद्युत फ्लक्सों का ही हम अध्ययन करने वाले हैं। गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्सों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी होती है यही ज्ञात करना ही गॉस का प्रमेय है। गॉस ने अपने प्रमेय के द्वारा किसी बंद पृष्ठ से कितनी फ्लक्सों की संख्या निकलती है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी होती है, यही ज्ञात करके दिखाया था और यही चीज ही गॉस का प्रमेय है। तो मोटे मोटे शब्दों में हम पहले ये समझ जाते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से कुल गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कराता है। अच्छा, अब ये गॉस के प्रमेय की मतलब आउटलाइन हम लोग समझ गए। अब हम आप लोगों को गॉस की प्रमेय समझा देते हैं, गॉस की प्रमेय की परिभाषा दे देते हैं, उसके बाद से फिर गॉस के प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय ध्यान से सुने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है या 1/ε0 गुना होता है। फिर से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके द्वारा परिबद्ध आवेशों के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। या क्या, इसको अब हम लैंग्वेज में शब्दों में लिखते हैं, क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके द्वारा परिबद्ध आवेश मान लीजिए Q1 है, आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो ये गॉस की प्रमेय है। अब हम इसी प्रमेय को सिद्ध करने चल रहे हैं। कैसे सिद्ध करें, गॉस ने कैसे सिद्ध किया था, ये एकदम बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। आपको देखते देखते ही आ जाने वाला है पूरी तरह से
तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसको सिद्ध करने चलते हैं। तो क्या होता है, सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं कि कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, कोई प्लस आवेश है, एक आवेश हो या और भी कोई आवेश हो, बहुत सारे आवेश हो, परिबद्ध आवेश, कई आवेश हो, आवेश होंगे तो आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ बनेगा, बंद क्षेत्र बनेगा। तो यही हम कल्पना कर लेते हैं। सपोज करते हैं एक ही आवेश लेके, एक आवेश ले लिया और एक आवेश के द्वारा हमने कोई बंद पृष्ठ बना ही लिया। लीजिए कोई बंद पृष्ठ ऐसे ही बना लिया, पृष्ठ बंद होना चाहिए, पृष्ठ बंद होना चाहिए। और सामान्यतः हम एक गोली पृष्ठ मान के चलें तो ज्यादा बेहतर होगा, गोली पृष्ठ मान के चलते हैं तो और अच्छा होगा। और ये गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ के केंद्र पर आवेश को रख दिया और इसके पृष्ठ पर r दूरी पे मैंने कल्पना किया, गोली पृष्ठ है तो r दूरी पर मैंने कल्पना कर लिया बिंदु P है, और इससे r दूरी पर या त्रिज्या के बराबर दूरी पर कोई छोटा सा पृष्ठ ले लिया, फिर छोटा सा पृष्ठ ले लिया और इस पूरे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल a माना। ठीक है, क्या मुझे लिखना स्टेटमेंट, ये मैं लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप सुन लें। आप कहेंगे चित्रानुसार प्लस O प्लस Q आवेश है जिसके द्वारा परिबद्ध पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल A है, और इस पर कोई बिंदु P है जो केंद्र से r दूरी पर है, जिसके सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, डिफरेंशियल A है। ये इतनी सी बात हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं देखने तो क्या होता है, हम कह देंगे चित्रानुसार ये हो जाता है, आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं। लिखेंगे आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता ये हो जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q आवेश है, r स्क्वायर, r दूरी पर इसे बिंदु P पर निकालना, है इसलिए r स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। इससे हम समीकरण नंबर 1 बना लिए। अच्छा, 1 बना लिए। इसके बाद से क्या हो जाता है, ये निकल जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हम जो ये आवेश है, इसके कारण जो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के परिबद्ध सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली पहले फ्लक्सों की संख्या निकालते हैं। तो क्या कह सकते हैं, कुल पृष्ठ या परिबद्ध पृष्ठ, परिबद्ध मींस क्लोज, परिबद्ध पृष्ठ के डीए क्षेत्र से, डीए पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, फ्लक्सों की संख्या फाई ई क्या होगी, तो फाई ई फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप जानते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल पृष्ठों की संख्या, कुल चुंबकीय बल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही
हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्सों की संख्या फाई ई बराबर क्या होता है E इंटू डी ए इंटू डी ए डिफरेंशियल ए ऐसा होता है। और ये भी कह सकते हो कि अगर पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच थीटा कोण बन रहा हो हम फाई ई बराबर ये भी बोलते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा, ये भी बोलते हैं। तो इस तरह से फाई ई बराबर ये बन जाएगा। अच्छा, अगर फाई ई बराबर ये बन जाता है तो हमें क्या मिल रहा, हमें समीकरण 1 में ई का मान तो कुछ प्राप्त हुआ है, ई का मान तो ये मिला हुआ है। तो हम ई का मान समीकरण नंबर इसमें इसे समीकरण बना लेते हैं, इसमें रख देते हैं, ई का मान यहाँ रखते हैं। मतलब कह सकते हैं ई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई के जगह पे रख देते हैं 1/4πε0 Q/r²। ये ई का पूरा मान है, ई का पूरा मान है, ये रख दिया। अब ये बाकी चीजें अभी हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डी ए डिफरेंशियल ए कॉस थीटा, ये इतनी चीज तो हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पहुंच गए। इसके बाद मैं अब फिगर को मिटा रहा हूं और फिर इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं फिगर तो आप बना चुके होंगे और रिवर्स करके फिगर देख भी सकते हैं। अब क्या हो जाता है, फाई ई को एक बार यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आगे क्या कर लेते हैं, इसको Q को मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, Q/4πε0 करके यहाँ पे हम इसे क्या लिख दे रहे हैं, डी ए कॉस थीटा अपॉन r², इस तरह से ये लिख दे रहे हैं। यहां पहुंच गए। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, जाते हैं क्या, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πε0 ऐसा होता है इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। तो ये डी ए कॉस थीटा अपॉन r² आप जानते होंगे, घन कोण की जब परिभाषा बताई गई थी, घन कोण को बताया गया था, तो घन कोण की परिभाषा, घन कोण का फार्मूला जब बताया गया था, बनाया गया था, तो ये बताया था ओमेगा इक्वल टू क्या होता है क्या होता है, डी ए अपॉन r², ये बताया गया था डी ए अपॉन r²। मतलब घन कोण किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कुल कोण जो होता है वही घन कोण कहलाता था। ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन r² होता था। पृष्ठ के साथ थीटा कोण बना हो तो डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ये बन जाता था। तो इसलिए हम डी ए कॉस थीटा अपॉन r² की जगह पे सीधा सीधा क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा ओमेगा लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि सूक्ष्म भाग के द्वारा किसी सूक्ष्म भाग के द्वारा कुल फ्लक्सों की संख्या इसके पदों में आया। जैसे हम फिगर क्या बनाए थे, फिगर हमने यही बनाया था, Q बनाया था और सूक्ष्म भाग P बनाया था, R दूरी लिया था, इसी भाग से फ्लक्सों की संख्या निकाला था। तो इस भाग से इस पृष्ठ से अगर इसका पृष्ठ घन कोण ओमेगा होता है तो कुल फ्लक्सों की संख्या ये बन गई, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें सूक्ष्म पृष्ठ से नहीं, पूरे पृष्ठ से निकालनी है, पूरे पृष्ठ से निकालनी है, क्योंकि गॉस का प्रमेय, गॉस ने कल्पना पूरे पृष्ठ से ही किया था और पूरे पृष्ठ से अगर फ्लक्सों की संख्या पता चल जाए तभी तो हम किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए हम पूरे पृष्ठ के लिए कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये तो वैसे सूक्ष्म भाग के लिए था, यहाँ पे हमें डी फाई ई कह देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल फाई ई ठीक रहेगा। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ की बात जब हो जाएगी तो यहाँ पे केवल फाई ई रहेगा
डिफरेंशियल पार्ट नहीं रह जाएगा, ये संपूर्ण ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। तो संपूर्ण की बात करते हैं, संपूर्ण की बात करते हैं या संपूर्ण की बात करते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, यहाँ पर भी समाकलन कर लेते हैं, हम यहाँ पर भी समाकलन कर लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा, ये डिफरेंशियल फाई ई का संपूर्ण जब निकालेंगे तो केवल फाई ई बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। और ये बन जाएगा, यहाँ पर आवेश नियत मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी नियत मान होता है, इसलिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियत मान होता है। इंटीग्रल केवल ओमेगा का निकालते हैं, ओमेगा का करते हैं। तो आपको बताया था हमने घनकोण की परिभाषा में, और घनकोण जब पढ़ाया था उसमें बताया था किसी सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा अंतरित घनकोण तो ये होता है dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, लेकिन उसी पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा या उसी आकृति के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित जो कोण होता था, टोटल घनकोण होता था, वो होता था 4 पाई, ये हमने बताया है। और नहीं तो वैसे भी याद कर लें, किसी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, किसी बंद पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कुल घनकोण 4 पाई होता है। तो इस तरह से हम अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है टोटल घनकोण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल घनकोण की बात करते हैं तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई कर लेते हैं। और 4 पाई यहाँ पे क्या हो रहा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। और फिर क्या आ गया, हमें जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया है। क्या, ये मिल गया है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये हमें प्राप्त हो गया। या इस चीज को हम अगली बार ऐसे भी शब्दों में भी कह सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको दिख रहा, ये प्राप्त हो गया, ये मिल गया फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या क्या कहा जा सकता, यही कहा जा सकता फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला सिद्ध होता है, यही गॉस का प्रमेय है, एक गॉस का सूत्र है। आप गॉस प्रमेय की परिभाषा एक बार फिर से हो जाती है। क्या, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उसमें परिबद्ध आवेश के अंदर है ना, इसके अंदर परिबद्ध है ना, तो इसके अंदर परिबद्ध है, इसलिए परिबद्ध आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। जो कि जो मैंने लैंग्वेज बोला है उसी का यहाँ संकेत हो गया। तो इस तरह से गॉस की प्रमेय यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। और आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे और जरूरत पड़ने पे थोड़ा लिख भी लेते हैं तो ये एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही आगे की वीडियोस आप तक पहुंचेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। जय हिंद।